आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार से इम्पोर्टेंट जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स है कि सर बिहार से संबंधित कोई वीडियो डालिए। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली बिहार से संबंधित है। इसमें हम लोग बिहार का जितना रिलेटेड क्वेश्चंस है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि बिहार राज्य क्या है, यह गठन कैसे हुआ, या बिहार का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार बिहार का मतलब होता है कि बौद्धिस्टों का मठ, बौद्धिस्टों का स्थल, या जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते थे, उसी को बिहार कहा जाता था। बिहार नाम इसका बौद्धिस्टों के मठ के कारण हुआ। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ और उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति किया तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से शुरुआत किया। इसलिए इस क्षेत्र को बिहार कहा जाता था। और जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उस समय इस राज्य का नाम, सबसे सुंदर शब्द जो प्रयोग किया गया वो शब्द था बिहार। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बताया भी है कि बिहार क्या है, बौद्ध स्थल है, मठ, तीर्थ स्थल, इन सारी चीज़ों को बिहार कहा जाता है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि बिहार कैसे अलग हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमारे देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था आई तो सबसे पहला उनका जो शासित ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया और पश्चिम बंगाल उनका सबसे शासित पहला शासित राज्य गठन हुआ, जिसमें बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वर्तमान के सारे क्षेत्र एक बहुत बड़ा प्रांत के रूप में बंगाल हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले हमारे अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चालों के द्वारा सबसे पहले 1905 ईस्वी में बंग भंग किया गया। हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग, इसके आधार पर बंगाल को बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के आधार पर। लेकिन यह बंग भंग आंदोलन कुछ दिन तक चला, इसके खिलाफत आंदोलन भी चले और बहुत सारे परिवर्तन हुए। लेकिन फिर भी यह आगे चलकर किस तरीके से डिवाइड हुआ और बंगाल से बिहार कैसे बना, ये चीज़ देखेंगे। बंगाल को सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में, ये डेट याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली में एक शाही दरबार लगा, जहाँ पे इंग्लैंड के जो राजा थे और उनके बहुत सारे लोग जब आए तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल से बिहार राज्य के गठन की घोषणा की। यानी 12 दिसंबर 1911 एक ऐसा दिन है जिस दिन बिहार राज्य की गठन की घोषणा की गई। यानी मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको दर्शाया हूँ कि बिहार राज्य का गठन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही दरबार दिल्ली में जब लगा हुआ था तो उस समय बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। तो बिहार की स्थापना से रिलेटेड जो ये बातें सबसे अहम है, यानी किस दिन सबसे पहले इस बात को रखी गई थी, तो वह बात रखी गई थी 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को। जब ये घोषणा कर दी गई तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को 11 में घोषणा हुई और 22 मार्च 1912 को सबसे पहले अधिसूचना जारी किया गया और उसी दिन बिहार राज्य को बंगाल से अलग किया गया। लेकिन जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उस समय बंगाल और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत में हुआ करते थे और बंगाल से जब अलग हुआ तो उसका नाम बिहार पड़ा और बिहार के अंतर्गत कौन हुआ करता था, उड़ीसा। मैं आपको बता दूं कि बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ। यानी बिहार से दो राज्य अलग हुए हैं, उड़ीसा और झारखंड। और बंगाल से प्रारंभ में कौन अलग हुआ है, तो वो है बिहार। अब यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी स्थापना दिवस के रूप में, जैसे कि बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को सबसे पहले उड़ीसा को एक साथ रखकर यहाँ पे एक अधिसूचना जारी की गई थी और जहाँ पे बिहार को अलग किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा
संयुक्त प्रांत हुआ करते थे, लेकिन इन्हें जब अलग किया गया तो इनकी शासन व्यवस्था, इसकी एक अलग सरकार की गठन की गई, इसके लिए एक सचिवालय का निर्माण किया गया और यह सचिवालय को प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल को। कब किया गया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1912 को इसके अलग कार्य और सरकारी जो कार्य थे ये शुरू किए गए। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी, ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है जो एग्ज़ाम में पूछता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तो बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछ देता है कि बिहार राज्य कब गठन हुआ। तो उसमें ये 3 मिसलेनियस ऑप्शन होते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी होता है और 22 मार्च 1912 ईस्वी होता है और तीसरा ऑप्शन में होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात स्पष्ट समझ लेना है कि घोषणा हुई थी 1911 में 12 दिसंबर को, लेकिन बिहार राज्य का गठन जो हुआ था 22 मार्च 1912 में गठन हुआ था और जो आगे बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था वो डेट है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी। ठीक है, उसके आगे है कि उड़ीसा जब राज्य गठन हुआ था तो 1948 में, यहाँ पे 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लिखे हैं, सरायकेला और खरसावां 2 जिले को क्या किया गया? बिहार में जोड़ दिया गया था, जो अभी हमारे यहाँ मतलब झारखंड में चले गए हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय फिर से बिहार के मैप में एक चेंजिंग आया और वह क्या था कि बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि को फिर से बंगाल को दे दिया गया। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार से जब उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया, यानी बिहार के 46% भूमि को झारखंड में रखा गया और 54% भूमि को फिर से बिहार में रखा गया, यानी बिहार को फिर से डिवाइड किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गठन की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति मतलब किस तरीके से बिहार का भी मैप है और कैसा, कितना अक्षांश से कितना देशांतर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि बिहार कहाँ स्थित है, भारत में किधर स्थित है। तो भारत के उत्तर पूर्व में बिहार राज्य स्थित है। बिहार राज्य कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर पूर्व राज्य में स्थित है। और साथ ही साथ ये भी बात जाने कि ये गंगा का मध्य बेसिन क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गंगा जो नदी है हमारे भारत के उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार बहते हुए पश्चिम बंगाल चली जाती है। तो इसका जो बीच का हिस्सा आता है वो बिहार का क्षेत्र होता है और इसी के मध्य क्षेत्र में जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा के द्वारा, इसी क्षेत्र को बिहार कहा जाता है। यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो यानी भारत के उत्तर पूर्व में ये बिहार स्थित है। दूसरी बात कि इसकी अक्षांश और देशांतर क्या होती है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं आपको भौगोलिक स्थिति जब पृथ्वी और ग्लोब की बात होगी तो उस समय हम इसको काफ़ी अच्छे से क्लियरफाई करेंगे, उस वीडियो में आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि अक्षांश रेखाएं जैसे हमारी ग्लोब में कुछ मानक रेखाएं खींची गई हैं और उन मानक रेखाओं में इस प्रकार से कि एक 2 गोलार्ध बनाए गए हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो अभी बिहार है उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अक्षांश में कितने पर है, इस चीज़ को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये जानना है। तो बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। अगर कोई भी देश या कोई भी जगह अगर दक्षिणी गोलार्ध में होता तो दक्षिणी लिखा जाता। और देशांतर जो होते हैं उसको भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। तो हमारा ये जो भारत है वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि अक्षांशीय विस्तार में बिहार की स्थिति यह है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट
15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में आता है। ये गलती नहीं होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश यानी ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए इसका आंसर होगा उत्तरी अक्षांश। और ये कितना है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, यहाँ पे हम इसको मेंशन किए हुए हैं। और देशांतरीय की बात की जाए, यानी देशांतरीय रेखाएं जो 360 होती हैं, तो 180 पूर्वी देशांतर होती हैं और 180 पश्चिमी देशांतर होती हैं। तो हमारा जो ये है पूर्वी देशांतर में आता है। तो पूर्वी देशांतर 83, यहाँ पे मैं पूर्वी लिख देता हूँ, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड देशांतर के बीच में आता है, यानी 83 से लेकर 88। ऐसे हम लोग इसको शॉर्टली में अगर ये पूछा जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि 83 से 88 देशांतर के बीच में आता है और 24 से 27 अक्षांश के बीच में आता है। ये इसका सटीक आंसर है और काफ़ी प्योर अगर ये आंसर देना है तो इसके लिए हमको मिनट और सेकंड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे हम बोल सकते हैं कि 24 से 27 अक्षांश के बीच में बिहार राज्य स्थित है और 83 से लेकर 88 देशांतर पूर्वी में बिहार राज्य स्थित है। ये इसकी स्थिति है। इसके बाद आता है ज्यामितीय आकार। तो बिहार का अगर जो एक ज्यामितीय आकार की बात की जाए तो ये एक आयताकार रूप में दिखता है, यानी एक आयताकार इसकी संरचना होती है। अगर जिसके समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाती है तो 53 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। इसको हम अगर फीट में बात करते हैं तो 173 फीट ऊंचाई इसकी बताई जाती है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखना होगा। क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल है, यानी इतना क्षेत्रफल में बिहार राज्य फैला हुआ है। अगर जैसे हेक्टेयर में मापा जाता है तो इसका मान हो जाता है 93.4 लाख हेक्टेयर भूमि बिहार राज्य में स्थित है। 93.4 लाख हेक्टेयर भूमि बिहार राज्य में स्थित है। ये आपका भूमि हो गया। अब आता है कि भारत में जो ये भूमि है, भारत का कितना प्रतिशत भूमि है तो भारत के पूरे भूमि का मात्र 2.86% ये भूमि भारत का बिहार में स्थित है। यानी बिहार की भूमि भारत की भूमि का कितना हिस्सा है तो 2.84% में है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जब बिहार राज्य की बात की जाती है तो बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य हो जाता है। कितना राज्य हो जाता है नंबर का 13वां नंबर का राज्य हो जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान आता है तो बिहार का 13वां स्थान आता है। फिर इसके बाद हमारा आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। यानी एक उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण छोर पर अगर इसकी लंबाई को सबसे अधिकतम लंबाई को मापा जाता है तो वह लंबाई होता है 345 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में जब इसकी दूरी मापी जाती है तो 483 किलोमीटर होता है और इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में मापा जाता है तो इसकी लंबाई 345 किलोमीटर होता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट आती हैं। अब आता है कि बिहार की सीमाएं या बिहार की चौहद्दी क्या है। अधिकतर बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं या कुछ लोगों का ये सोच होता है कि जैसे कि नॉर्मली बताते हैं कि बिहार की चौहद्दी क्या है, तो बिहार की चौहद्दी में उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश नहीं आता है। कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं लोग कि बिहार के उत्तर में उत्तर आता होगा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल आता होगा, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशाओं में पड़ता है। यानी बिहार के उत्तर में क्या होता है नेपाल होता है और पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश होता है और पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है और बिहार के भी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम शब्द से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो भारत के वो पश्चिम में होगा, बल्कि भारत के वो पूर्व दिशा में होता है। यानी भारत की पूर्व दिशा में क्या है पश्चिम बंगाल है। इसी प्रकार बिहार के भी पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश आता है और दक्षिण में दक्षिण में झारखंड आता है और उत्तर में नेपाल आता है। तो फिर से इसको एक बार
समझ लेते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड। ये 4 जो हैं चारों दिशाओं में होते हैं। ये इसकी सीमाएं हो गई। अब हम लोग देखेंगे बिहार की चौहदी के बाद कि बिहार के राष्ट्रीय प्रतीक क्या-क्या हैं। राजकीय प्रतीक में हम लोग ये जानेंगे कि इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, देश में और राज्य में 2 तरह के प्रतीक होते हैं। एक राष्ट्रीय प्रतीक जो पूरे देश के लिए होता है और एक राजकीय प्रतीक जो राज्य के लिए होता है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है और उस बोधि वृक्ष के दोनों साइड में एक स्वास्तिक का निशान होता है। तो ये चीजें नहीं लिखी हुई रहती है, लेकिन अगर जो काफी अच्छे से अगर देखा जाए तो उसमें ये बात भी मेंशन किया जा सकता है कि उसके बोधि वृक्ष के दोनों बगल में 2 स्वास्तिक का निशान होता है, या ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा बोधि वृक्ष, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी यानी द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो वह उर्दू है। बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती हैं और इसमें बहुत सारे लोग भोजपुरी समझ लेते हैं, लेकिन बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा जो है वह उर्दू है। उसके बाद आता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगाया जाता है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा जानवरों का मेला, पशुओं का मेला होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है बिहार के लिए। और बहुत पहले की खेती के लिए जो मुख्य रूप से मतलब यूज किए जाने वाले थे तो बैल थे, तो इसीलिए बिहार में राजकीय पशु के रूप में अभी बैल को रखा गया है। उसके बाद आता है कि राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष हमारे बिहार का पीपल है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ स्पष्टली हमने दर्शाया है कि राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल है। राजकीय मछली देसी मांगुर या मांगुर होती है। और राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। इसमें से हर बार कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कि बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, या बिहार का राजकीय पशु क्या है, या बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग इसके आसानी से बना सकते हैं। तो बिहार के राजकीय प्रतीकों की बात करेंगे जनसंख्या परिकलन। और ये ऐसा टॉपिक है कि जनसंख्या से संबंधित काफी सारे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एक बार देखेंगे कि जनसंख्या यानी बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना अनुसार, जितनी आंकड़े अभी हम बताएंगे आपको 2011 के जनगणना अनुसार बताएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में कोई जनसंख्या का नया अपडेट नहीं है, फिर भी जो पुराना अपडेट है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है ये आपको यहाँ पे दी हुई है 10,40,99,452। ये हमारी बिहार की क्या है? पहले ये जनसंख्या है जो भारत का 8.60% यानी 8.6% क्या है? पूरी भारत की यह जनसंख्या है। अर्थात भारत की पूरी जनसंख्या का ये 8.6% हिस्सा है। ये बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने बात किया था अभी कुछ देर पहले कि यह 13वां राज्य है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। भारत में 5 बड़े राज्य जो जनसंख्या के लगभग आधे जनसंख्या को रखते हैं। पहला नंबर में आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर में आता है बिहार, चौथे नंबर में आता है पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर में आता है आंध्र प्रदेश। अगर इन पांचों राज्यों की जनसंख्या को हम ऐड कर देते हैं तो 48.84% हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि 50% जनसंख्या से थोड़ा सा कम जनसंख्या यानी आधी आबादी पूरे भारत की इन 5 राज्यों में निवास करती है। तो हम लोग फिर बिहार पर बात करते हैं, यानी बिहार जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा राज्य है। और यहाँ पे पुरुष कितने रहते हैं? तो बिहार में पुरुषों की जो संख्या है इस प्रकार से है 5,42,78,157। और महिला की जो जनसंख्या है बिहार में 4,98,21,295। फिर से एक बार सुन लेंगे, पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157
42,78,157 और महिलाओं की जनसंख्या है 4,98,21,295। यानी ये पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या है। फिर उसके बाद आती है कि बिहार की जो जनसंख्या है, इसमें नगरीय और ग्रामीण दो तरह की जनसंख्या है। यानी बिहार की जो जनसंख्या है, कुछ जो है जनसंख्या नगरों में, शहरों में निवास करती है और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में यानी नगरीय नगरीय जनसंख्या जो बिहार की है वो आपको मात्र 11.3% है। लेकिन शहरी जनसंख्या को छोड़कर यानी गांव में निवास करने वाली जनसंख्या जो है लगभग 88.7% यानी कहा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है, बहुत ही कम जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है, जिसका हमने यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है ऑलरेडी। यानी आपको यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है 1,17,58,016 लोग जो है शहरों में निवास करते हैं और 9,23,41,41,436 लोग गांव में निवास करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है जनसंख्या से संबंधित है और ये चीजें हमेशा हम लोगों को माइंड में रखना है। अब आता है कि बिहार की 10 साल में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो क्या है, यानी इसे 10 की वृद्धि दर कहा जाता है। यानी प्रत्येक 10 साल के अंदर में बिहार की जनसंख्या कितनी ग्रो कर जाती है। जिस रेशियो से अभी जनसंख्या हमारे बिहार का ग्रो कर रहा है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अभी की जनसंख्या है वर्तमान में अगर जो जनगणना किया जाए तो 14 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा, 14 करोड़ क्रॉस कर चुका होगा। लेकिन अभी वर्तमान में हमें कोई अपडेट नहीं है, इसलिए हम लोग 2021 की जनगणना के अपडेट को ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें इसी का आंसर देना होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग का बात आती है कि जो 25.4% वृद्धि दर है, यह एक बहुत बड़ा वृद्धि दर है। अगर जो भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या अपनी पूरी जनसंख्या का डबल 35 वर्षों में कर देता है। जो अभी भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर है उसके आंकड़े के अनुसार हम बता रहे हैं। यानी ये जो वृद्धि आपकी हुई है किस दशक वर्ष में हुई है, तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में ग्रोथ किया है। यानी 25% मान लीजिए कि 25% जो ग्रोथ कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज्यादा किस जिला में ग्रोथ हो रहा है, किस जिला में कम ग्रोथ हो रहा है, लिंगानुपात क्या है, तो फिर इसको हम लोग देख रहे हैं आगे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि के बारे में अभी हम लोग जाने कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है बिहार की, तो सर्वाधिक वृद्धि हम लोग जाने की 25% है, लेकिन सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जिला है वो मधेपुरा है। ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं बल्कि बहुत बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है जहाँ पे 30.1% यानी 30.1% वहाँ की वृद्धि दर है। लेकिन न्यूनतम यानी सबसे कम वृद्धि दर वाला जनसंख्या वाला जिला कौन है, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, तो वो है आपका जिला गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज। गोपालगंज दो चीजों में काफी अच्छा है। एक तो सबसे पहले जनसंख्या का ग्रोथ काफी कम रखा है, यानी बिहार में सबसे जनसंख्या संबंधित मतलब जो एजुकेशन है काफी अच्छा है। और दूसरा जो लिंगानुपात में भी सर्वाधिक जो जिला है वो आपका गोपालगंज ही आता है। अभी हम इसमें देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है। बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। ये 918 क्या है, मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो है 918 है। और ये जो लिंगानुपात का जो डिफरेंस है ये बिल्कुल शिक्षित होने के बाद धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रहा है, नहीं तो ये काफी जो भारत के कई राज्य हैं जहाँ पे इसका जो माप है बहुत ही नीचा गिरा हुआ है, जहाँ पे लड़कियों को जन्म लेने पर मतलब लोग खुश नहीं होते हैं, उनको लगता है कि दुख हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत जगह स्लोगन्स लिख दिया जाता है, बहुत जगह ये लिख दिया जाता है कि अगर जे बेटी नहीं जन्माओगे तो बहू कहाँ से पाओगे। मतलब क्या है कि बेटी को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि एक बेटे को मिल रहा है। और आज के समय में बेटियां बेटों से भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, इसलिए एजुकेट होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है और लिंगानुपात को मेंटेन करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं पूरे देश की बात की जाए तो सबसे शिक्षित और सबसे एजुकेटेड राज्य हमारा केरल है और केरल में लिंगानुपात भारत का सबसे ज्यादा है, यानी
लड़कों पर 1058 लड़कियां हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि शिक्षा आने पर इसमें काफी ज्यादा बेहतर सुधार हम देख सकते हैं। लोगों को एजुकेट करके इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है। यानी बिहार का लिंगानुपात याद रखने वाली बात है कि 918 है। कितना है? 918, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है। अब इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है, जहां पे 1000 पुरुषों पर यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या 1021 है। मतलब बैलेंस से भी अधिक है, यानी सबसे अच्छी बात है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आप देख सकते हैं मुंगेर है, जहाँ पे 876 मात्र महिलाएं हैं उनके औसत मान में, यानी 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। यानी कहा जा सकता है कि 124 पुरुष क्या रहेंगे? अनमैरिड रहेंगे, कि शादियां नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब बैलेंस में नहीं रहेगा ये जनसंख्या तो क्या होगी? वहां पे दिक्कतें आएंगी। इसको बैलेंस करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब आगे हम लोग ये लिंगानुपात आप लोग समझ चुके हैं और लिंगानुपात को याद रखेंगे। और जनसंख्या का वृद्धि जो है ये भी हमने बता दिया कि 10 की वृद्धि में 2001 से लेकर 2021 की जो अभी आंकड़े हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आता है कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी एक वर्ग, वर्ग मतलब समझ रहे हैं, एक स्क्वायर, यानी चारों तरफ से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का एक क्या बनाएंगे? वर्ग बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। और उसके बीच कितने लोग औसतन रह रहे हैं, यानी पूरी भारत बिहार की जो जनसंख्या है और पूरा जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर का, अगर उससे भाग दे दिया जाए तो हमारा ऑलरेडी औसत जो जनसंख्या घनत्व है निकल जाएगा। ऐसे भी हम लोग इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में हमारे बिहार में रहने, एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। यानी ये आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। अब जनसंख्या घनत्व के आधार पर दो प्रश्न फिर से राइज होते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं, मैं जो भी इस वीडियो में आपको पॉइंट दे रहा हूँ बिहार से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताई जा रही है। इसको ध्यानपूर्वक अगर जब पूरा का पूरा वीडियो आप वॉच करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, जिस तरीके से आपको इसमें हर एक पॉइंट्स पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है। यहाँ पे एक 1880 यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में घनत्व है, यानी 1880 लोग एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो आपका है कैमूर, यानी एक वर्ग किलोमीटर एरिया में मात्र 488 लोग रहते हैं। यानी 488 और 1880 बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, यानी इससे 3 गुना से भी अधिक क्या है वहां पे जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि बिहार का सबसे जनसंख्या के क्षेत्र दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो हम लोग सही आंसर देंगे कि सबसे ज्यादा लोग पटना में रहते हैं तो पटना ही होना चाहिए। या और ये भी मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन ये भी आता है, यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ, अगर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो उसमें भी पटना का ही नाम आएगा। यानी सबसे ज्यादा नगर में रहने वाले लोग पटना में ही है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आएगा, तो वो भी पटना ही होगा। यानी यहाँ पे जनसंख्या 58,38,465 है। ये जो आंकड़े हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे आप काफी अच्छे से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है हमारा बिहार का, वो शेखपुरा जिला है। और शेखपुरा में मात्र जो जनसंख्या है 6,36,342 लोग वहां पे निवास करते हैं। यानी ये सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है आपका शेखपुरा है। तो इस प्रकार से जनसंख्या से संबंधित ये जिले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साक्षरता के हिसाब से जिलों का क्या स्थिति है और बिहार की जो साक्षरता के अनुसार क्या स्थिति है। तो फिर देखें, साक्षरता के हिसाब से अगर बिहार की बात की जाती है तो बिहार का स्थान भारत में सबसे पीछे से एक नंबर आता है। अगर जब बात किया जाए तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश,
यानी टोटल मिलाकर 37 राज्य हो जाते हैं और 37 राज्यों में सबसे पीछे नंबर से 1 नंबर स्थान पर आता है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत का साक्षरता के हिसाब से भारत का 37वां नंबर का राज्य है बिहार। यानी बिहार जो 37वां नंबर का राज्य है, इसमें आप देख सकते हैं कि बिहार की जो साक्षरता दर है कितनी है, मात्र 61.8% बिहार के लोग शिक्षित है और लगभग मान कर सकते हैं कि 60% लोग शिक्षित हैं और 40% से थोड़ा कम लोग अशिक्षित है। यानी ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए काफी ज्यादा अभी सरकार कार्य भी कर रही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए। लेकिन वर्तमान में अभी बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं उसको याद करना है। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बिहार से साक्षरता के संबंधित, तो हमें याद रखना चाहिए कि बिहार का साक्षरता के हिसाब से भारत का 37वां नंबर का राज्य, यानी पीछे से सबसे 1 नंबर पर आता है और साक्षरता दर 61.8% है। उसके बाद आता है कि पुरुष की साक्षरता दर बिहार में कितनी है, तो 71.2% पुरुषों की साक्षरता दर है और महिलाओं की जो साक्षरता दर है 51.5% है। अब आ जाता है कि जिला वाइज क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा जो बिहार का शिक्षित जिला कौन है, तो वह रोहतास आता है। देखिए रोहतास एक ऐसा जिला है जो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। पुरुष का सबसे ज्यादा सर्वाधिक शिक्षा जो साक्षरता दर वाला जिला है वो भी रोहतास आएगा और महिलाओं का भी सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जिला होगा वो भी रोहतास होगा और सर्वाधिक मतलब यानी सबसे ज्यादा मतलब साक्षरता है वो हमारे बिहार के सबसे ज्यादा रोहतास में 73.4%। अगर जो हम पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की यहाँ पे लिखा है पुरुषों की साक्षरता दर में, तो इसमें भी रोहतास का नाम आता है और सर्वाधिक महिलाओं का साक्षरता दर है, इसमें भी नाम रोहतास का आता है। इसका प्रतिशत इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुषों की साक्षरता दर 82.9% है और महिलाओं की सर्वाधिक शिक्षा दर जो है वो आपको 63% है जो रोहतास में है। लेकिन बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला यानी उसका अपोजिट जो यह है कि बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है, तो उसमें नाम आता है पूर्णिया का। लेकिन पूर्णिया का जब नाम आता है तो इससे भी 3 रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि बिहार के सर्वाधिक जिस प्रकार से जिला पुरुषों की साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, उसी तरह पुरुषों की सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो उसमें भी पूर्णिया का नाम आता है। लेकिन जब महिलाओं की न्यूनतम शिक्षा की बात आती है तो उसमें पूर्णिया नहीं आता है बल्कि सहरसा आता है। ये बात एक थोड़ी सी मिसलेनियस है, इसको याद रखने वाली बात है। मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है कि बिहार का सर्वाधिक शिक्षा जो है वो रोहतास में है, पुरुषों की सर्वाधिक शिक्षा वाला रोहतास है और महिलाओं की सर्वाधिक शिक्षा वाला जिला रोहतास है। लेकिन बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला पूर्णिया है, बिहार के कम शिक्षित पुरुष वाला जिला भी पूर्णिया है, लेकिन कम शिक्षित महिला वाला जिला जो है पूर्णिया नहीं है बल्कि सहरसा है। उसका प्रतिशत यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि सहरसा में महिलाओं का जो शिक्षा प्रतिशत है 41.7% है, यानी लगभग लगभग कहा जा सकता है 60% से थोड़ी सी कम जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित है। ज्यादा महिलाएं अशिक्षित हैं और बहुत कम महिलाएं शिक्षित हैं। तो ये शिक्षा साक्षरता के हिसाब से हो गया। इस प्रकार से भारत का सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतलब शिक्षा या यहाँ पे साक्षरता की बात की जाए तो वह भारत का केरल राज्य आता है, लेकिन बिहार सबसे पीछे से 1 नंबर आता है। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आंकड़े हैं इनसे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम लोग को एकदम ध्यानपूर्वक समझ लेना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये 2 चीजें होती हैं जिसको हम SC/ST कहते हैं, ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है, तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ही कम है और दोनों आंकड़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जाति के लोगों की जो संख्या है पूरे बिहार में 1,65,67,325 ये एक आंकड़ा है जो पूरा अनुसूचित जाति का है जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। इसे पुरुषों की जनसंख्या जो है इस प्रकार से है 86,06,253 और महिलाओं की संख्या जो है 79,61,61,72। ये आपके 2 आंकड़े हैं
पुरुष और महिलाओं का। यानी अनुसूचित जातियों की जो संख्या है पूरी जो बिहार की कुल जनसंख्या का 15.9% है। यानी पूरी बिहार की जनसंख्या का 15.9% केवल अनुसूचित जाति का है। और अनुसूचित जाति का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है। तो बहुत ही आसान है, इसको याद रखना है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि गया जो है सर्वाधिक है और किशनगंज जो है बहुत ही कम है। सर्वाधिक में है 30.4% और सबसे न्यूनतम है 6.3%। यानी ये दो बातें पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो गया है। और कम से कम मतलब जनसंख्या वाला जो अनुसूचित जाति का है वो है आपका किशनगंज। 6.7% वहाँ की जनसंख्या का मात्र अनुसूचित जाति है। और गया में 30.4%, यानी ये आंकड़ा आपके सामने है। फिर यहाँ पे मैंने काफी अच्छे से इसको अलग करके स्पष्टली लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो आपके पास है पूरे बिहार में 13,36,573 है, जिसमें 6,82,516 पुरुष हैं, ये आंकड़ा आप देख रहे होंगे। और महिला 6,54,57 है। यानी कुल आंकड़े जो है अनुसूचित जनजाति का है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरे बिहार की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन जो है काफी इम्पोर्टेंट है, यानी 1.3%। इसमें जितने भी हम मतलब बिहार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो में, वो सभी क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए इन सारे पॉइंट्स को एक बार दो बार इसको आप देख भी लेंगे ना तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तो सारी चीजें बुक्स में है, लेकिन फिर हम वीडियोस के देखें, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि जब आप देखते हैं उसको एक दो बार सुन लेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियरफाई हो जाएगा, याद हो जाएगा। कलम और पेन लेकर बैठ जाइए और पूरे वीडियो में जितनी चीजें देख रहे हैं उसको लिखते जाइए साथ साथ में और उसको याद करते जाइए। आपको हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति का पूरा प्रतिशत जो है 15.9% है, अनुसूचित जनजाति का कुल प्रतिशत का 1.3% है। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो गया है। और कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति वाला में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला कौन है, तो वह आता है पश्चिम चंपारण। वो आता है पश्चिम चंपारण, जहाँ पे जनसंख्या 6.4% है। और न्यूनतम की बात की जाए तो लगभग छिटपुट हर जिलों में इनकी जनसंख्या है, इसलिए न्यूनतम का कोई विशेष आंकड़ा यहाँ पे नहीं दिया गया है। यानी जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ कि ये जो आपको आंकड़े दिए गए इसके अनुसार अगर इसको याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट उसके अगले टॉपिक पर बिहार की बात करते हैं।